हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अब इस पार्ट के आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। चूंकि रेन एंड मार्टिन का जो बुक है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में हमारा ग्रामर का बेसिक पार्ट है और दूसरे में हमारा है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, जिसमें हम सिंथेसिस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्लाउजेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में जानेंगे। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो हमारा आखिरी चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 43, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक वर्ड जो है, एक वर्ड के कई फंक्शंस हो सकते हैं सेंटेंस में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा यूज हो सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं, हम लोग किसी वर्ड को केवल देख करके बता देते हैं कि हाँ ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। हमें केवल उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि अगर लेट्स से कि अगर एक वर्ड है गुड, तो गुड, GOOD, गुड, गुड को देख करके अक्सर लोग बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव है। लेकिन हम किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच या फिर उसके फंक्शन के बारे में तब तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह किसी सेंटेंस में नहीं यूज हुआ हो। तो इसीलिए हमें ये चीज जानना चाहिए, हमें ये बात पता होना चाहिए कि कैसे कोई एक वर्ड कई तरह से फंक्शन कर सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में उनके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि एक वीडियो में मुझे कमेंट मिला है, कमेंट ये मिला है कि सर आप एग्जैक्ट बुक वाला को, मतलब बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जैक्ट उसी एग्जाम्पल को आप क्यों नहीं समझा रहे। मेरा मानना है कि मैं अगर कंप्लीट, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं इस बुक का रेफरेंस ले रहा हूं पढ़ाने के लिए, और हमारा मेन फोकस, हमारा मेन गोल होना चाहिए कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, ना कि मैं इसी बुक को कॉपी पेस्ट कर दूं। अगर कंप्लीट आपको बुक का ही कॉपी पेस्ट चाहिए तो फिर आपको इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप पूरा बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, और उसके एक्सरसाइज भी बनाइए। अगर कंसेप्ट जानना हो, मतलब कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आपको आ रही है, मतलब बुक पढ़ करके भी देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अगर आप बुक से नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा वीडियो अच्छा है, बुक खराब है। ये समझने वाला पे डिफर करता है कि अगर कोई स्टूडेंट उसी बात को समझ जा रहा है और एक नहीं समझ पा रहा है, तो जो नहीं समझ पा रहा ना वही लोग कंसेप्ट के लिए आते हैं हमारे वीडियो में कि हाँ आखिर इसका लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो मैं केवल यहाँ पर वीडियो जो बना रहा हूँ ना, मैं कंप्लीट बुक को, रेन एंड मार्टिन बुक को डिट्टो, मतलब हूबहू कॉपी पेस्ट करके पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। जैसा कि आपने मेरे सारे वीडियोस में देखा और आपने बहुत सारे लोग, आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया सर कि गजब का सर, आपने जो हमारा डाउट हो रहा था ना, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपने डाउट को एक ही झटके में खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम हूबहू सेम एग्जाम्पल को उठा करके ले आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज मैं बता देता हूं, अभी अभी जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये चैप्टर है क्या, आखिर ये चैप्टर है क्या, पढ़ना क्यों चाहिए, कैसे अलग अलग सेंटेंस में, अगर सेंटेंस के अलग अलग पोजीशन में अगर वर्ड के मतलब वर्ड के पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है। तो फिर बाद में ये मत बोलना सर कि बुक में तो बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, बहुत सारे वर्ड के, अगर बुक में अगर 100 वर्ड दिए हुए ना, तो मैं बोलता हूँ 100 वर्ड भी काफी नहीं है, हजारों वर्ड ऐसे हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि मैं आपको उस कंसेप्ट को समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज ऐसे कमेंट से परहेज करें, है ना, इससे बेटर होगा कि आप बुक को ही पढ़ लीजिए। देखिए, तो हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस है कंसेप्ट को समझने पे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर जैसे कहने का मतलब, हमने एक वर्ड लिखा गुड, ठीक है, हमने वर्ड लिखा गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि गुड क्या है। हमने जो वर्ड लिखा ये गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, क्या है, मुझे ये बताइएगा, ठीक है। तो हम देख करके, हम केवल देख करके हम नहीं बता सकते हैं, मतलब ये वर्ड जब तक सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तक हम इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल फिक्स तरीके से नहीं बता सकते हैं। आप हमेशा यही किसी को कहना कि पहले आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करिए, सेंटेंस में यूज करेंगे उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी यहां पर सबसे पहले मैं आपको इन दो वर्ड को लेकर के कंफ्यूजन दूर करूंगा। एक तो है लिटिल और एक है प्रिटी। वैसे मुझे आप लोग बताइएगा कि लिटिल और प्रिटी का मतलब क्या होता है। अब देखो हमने यहां पर लिटिल और प्रिटी दोनों ही वर्ड को
यूज करके हमने दो सेंटेंस बनाया है। हालांकि ये सेंटेंस आपको बुक में नहीं मिलेगा, फिर बाद में मत बोलना कि सर ये सेंटेंस तो बुक में था ही नहीं। भाई मैं हमेशा इस रिसर्च करता हूं, मैं हमेशा सोचता हूं कि ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, क्योंकि अच्छा अगर एग्जाम्पल अच्छा हो ना तो एक झटके में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल अच्छा नहीं हो, अच्छा का मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो, या फिर एग्जाम्पल आसान होना चाहिए, सेंटेंस भी आसान होना चाहिए जो हर तरह के रीडर को समझ में आ जाए, हर तरह को पढ़ने वालों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल ढूंढ करके लाता हूं, क्योंकि मेरा देखिए रास्ता वही है, आपका भी रास्ता उधर ही है, मेरा भी रास्ता उधर ही है, लेकिन मैं हमेशा आसान रास्ता को ढूंढता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर के हम लोग पहुंच रहे हैं वहीं पर, लेकिन ये मत बोलना कि यही रास्ता अच्छा है ये खराब है। रास्ता दोनों अच्छा है, जिसमें आपको समझ में आ जाए वही आपका अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। तो देखिएगा इन दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग में कुछ अंतर है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मुझे ये बताओगे कि क्या ये दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर है, कोई चेंज है? ठीक है, तो आप देखोगे ना, सबसे पहली बात, अगर पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग आप ये निकालोगे कि शी इज अ लिटिल प्रिटी गर्ल, अगर आप ये मीनिंग निकालोगे कि वह छोटी लड़की है, अगर आप लिटिल का मतलब छोटी समझ रहे हैं कि वह एक छोटी लड़की है, और प्रिटी लड़की है, प्रिटी गर्ल है, प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत होता है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं है। बात समझ में आ रही है? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इस वाले सेंटेंस में कि शी इज अ प्रिटी लिटिल गर्ल, मतलब वो एक खूबसूरत छोटी लड़की, तो मुझे ये बताओ, यहां पर लिटिल पहले आ गया और यहां पर लिटिल बाद में आ रहा है, यहां प्रिटी बाद में आ रहा है, प्रिटी पहले आ रहा है, तो क्या हम समझें कि इसका मतलब है कि वह छोटी खूबसूरत लड़की है? यहां प्रिटी का मतलब प्यारी भी बोल सकते हो आप, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि वह प्यारी सी एक छोटी लड़की है? तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका आप ध्यान दोगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे चेंज हो रहा है? देखो, गर्ल क्या है? गर्ल यहां पर नाउन है, हाँ कि ना? गर्ल क्या है? गर्ल यहां पर नाउन है। अब मुझे बताओ कि ये जो गर्ल है इसकी विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि प्रिटी जो है यहां पर, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है भाई, क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, वैसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब मुझे ये बताना कि अगर प्रिटी वर्ड जो है ये गर्ल नाउन को मॉडिफाई किया, तो ये अ लिटिल किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो ये मॉडिफाई कर रहा है प्रिटी को। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है प्रिटी को। बात समझ में आ रही है? तो जब ये प्रिटी को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और जो भी वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। जो भी वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है? ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। ओके सर, इंग्लिश को हिंदी कैसे बनाएंगे, ऐसे एक वीडियो बनाइए। अच्छा, मतलब आपको ट्रांसलेटर बनना है? ठीक है, ट्रांसलेशन वाली भी क्लास शुरू कर देंगे कभी। और क्या क्या कमेंट है भाई? बहुत सारे कमेंट है, मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूँ, आपके कमेंट भी देखना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, नाइस टॉपिक। चलिए, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग रेन मार्टिन, ओके। हाँ, क्या करें, आप लोगों का जो प्यार है ना, ये मुझे मजबूर कर देता है वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि ये जो प्रीटी है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और अ लिटिल जो है ना, ये प्रीटी को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है? अभी देखो नीचे वाला सेंटेंस पे ध्यान देना। अगेन यहां पर गर्ल क्या है? नाउन है। अब देखो लिटिल किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो ये गर्ल को कर रहा है। तो लिटिल यहां पर क्या है? लिटिल यहां पर एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। और प्रीटी किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो प्रीटी मॉडिफाई कर रहा है लिटिल को। प्रीटी मॉडिफाई कर रहा है लिटिल को, यानी कि एडजेक्टिव को। और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला कि पहले वाले सेंटेंस में देखा जाए, पहले वाले सेंटेंस में देखा जाए तो लिटिल क्या है?
सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रिटी क्या है, तो प्रिटी यहां पर एक एडजेक्टिव है। प्रिटी क्या है, प्रिटी यहां पर एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, प्रिटी यहां पर एक एडजेक्टिव है। और लिटिल क्या है, तो लिटिल यहां पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, लिटिल यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ये पहले सेंटेंस में है। दूसरे सेंटेंस में लिटिल जो है, लिटिल जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और प्रिटी जो है ये काम कर रहा है एडवर्ब का। तो अब मैं एक बात बताऊं, कभी कभी किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होने के साथ साथ उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कभी कभी तो केवल पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज होता है, लेकिन कभी कभी उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखिए, ना केवल पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है बल्कि इसका मीनिंग भी चेंज हो गया, बल्कि इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। कैसे मीनिंग चेंज हुआ, जब प्रिटी एडजेक्टिव का काम करता है, जब प्रिटी एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही है। और लिटिल जब एडवर्ब का काम करता है, लिटिल जब एडवर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है थोड़ा। लिटिल जब एडवर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है थोड़ा। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब होता है थोड़ा। तो हम थोड़ा को कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट में, मतलब ये एक तरह से डिग्री बताता है, ये एक तरह से क्या करता है, डिग्री बताता है एडवर्ब का काम जब करता है तो। और जब लिटिल जो है, लिटिल जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है साइज में छोटा, इसका मतलब होता है साइज में छोटा। जब लिटिल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है साइज में छोटा। और प्रिटी जब एडवर्ब का काम करता है तो इसका मतलब खूबसूरत नहीं होता है, इसका मतलब ब्यूटीफुल नहीं होता है, इसका मतलब होता है, हाँ इसका मतलब होता है वेरी, इसका मतलब होता है वेरी जब प्रिटी एडवर्ब का काम करता है तो देखो दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या अंतर है। पहला वाला सेंटेंस का मतलब है कि वह एक खूबसूरत लड़की है, वह एक खूबसूरत लड़की है। भाई कितनी खूबसूरत है, तो थोड़ा सा है, ठीक है ध्यान देना। वह एक खूबसूरत लड़की है, कितनी खूबसूरत है, तो थोड़ा सा है, मतलब जो अमाउंट में डिग्री में थोड़ा सा हो। तो यहां पर जो अ लिटिल है ना, इसका मतलब निकल रहा है थोड़ा। यहां छोटा का मीनिंग नहीं है कि वो छोटी लड़की है, ठीक है। यहां अ लिटिल का मतलब छोटा नहीं है, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा। तो वो खूबसूरत है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, थोड़ी सी खूबसूरत है, तो वह थोड़ी सी खूबसूरत लड़की है, ठीक है। और नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है कि जो लड़की है ना ये लिटिल गर्ल है, मतलब ये साइज में छोटी है, इसका हाइट कद काठी छोटा है, ठीक है। और कितनी छोटी है, तो प्रिटी का मतलब क्या होता है जब एडवर्ब का काम करता है, तो प्रिटी का मतलब होता है वेरी, मतलब वो काफी छोटी है, तो वह काफी छोटी लड़की है। और इसका मतलब है कि वह थोड़ी सी खूबसूरत लड़की है। तो देखे वही वर्ड है, वर्ड हमारा सेम है, लेकिन सेंटेंस में पोजीशन बदलने से, सेंटेंस में वर्ड के पोजीशन बदल जाने से उसका फंक्शन चेंज हो जाता है और कभी कभी तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ कभी कभी मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तरह के और भी वर्ड्स हम लेते हैं, इस तरह के हम और भी वर्ड्स लेते हैं जहां पर वर्ड के क्या होंगे, सेंटेंस में मैं अलग अलग तरह के सेंटेंस एग्जांपल लूंगा और सभी सेंटेंस में सेम वर्ड रहेगा, लेकिन सभी सेंटेंस में उसका पार्ट ऑफ स्पीच सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पर, अभी यहां पर हम सबसे पहले आपको फास्ट के बारे में बता रहे हैं। फास्ट, तो फास्ट कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो सकते हैं, फास्ट के कितने फंक्शन हो सकते हैं। तो पहला सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। अब देखो ट्रेन क्या है, ट्रेन नाउन है, ट्रेन क्या है, ट्रेन नाउन है। भाई ट्रेन की खासियत क्या है, ट्रेन फास्ट है। तो फास्ट वर्ड जो है ये ट्रेन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर पहले वाले सेंटेंस में फास्ट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखो, तो द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। सेकेंड सेंटेंस को अगर देखो तो ट्रेन इज रनिंग फास्ट, तो यहां पर रनिंग क्या है, रनिंग यहां पर वर्ब है, रनिंग क्या है, वर्ब है। अच्छा ट्रेन कैसे रन कर रही है, ट्रेन कैसे दौड़ रही है, तो फास्ट।
तो इस बार जो फास्ट है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है वो कैसा फंक्शन करता है? वो एडवर्ब का फंक्शन करता है। तो यहां पर एडवर्ब है। तो पहले वाले सेंटेंस में फास्ट जो है ये एडजेक्टिव है, दूसरे वाले सेंटेंस में फास्ट जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, ही ब्रॉक हिज फास्ट विद अ ग्लास ऑफ जूस। अब आप लोग फास्टिंग रखते हो, आप लोग उपवास रखते हो, फास्टिंग रखते हो, तो फास्टिंग को हम तोड़ते भी हैं, चाहे हम जूस के साथ तोड़ते हैं या फिर खाना खाकर तोड़ते हैं, चाहे जैसे भी तोड़ते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखो क्या, ही ब्रॉक हिज फास्ट विद अ ग्लास ऑफ जूस। तो उसने एक ग्लास जूस के साथ अपने फास्ट को ब्रेक किया, तोड़ा। तो उसने क्या तोड़ा? एक बात मैं बता दूं, जो भी वर्ड सब्जेक्ट के जगह पे हो, जो भी वर्ड ऑब्जेक्ट के जगह पे हो, या जो भी वर्ड कहीं पर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के जगह पे आए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में हालांकि दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, बट जनरली नाउन ही आता है। ठीक है, या फिर अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आ रहा हो, अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आ रहा हो, या फिर अगर कोई वर्ड डिटरमिनर के बाद आ रहा हो, डिटरमिनर में आर्टिकल भी आ जाता है, ए एन दी और दिस दैट, है ना, या कोई एडजेक्टिव डिटरमिनर आ जाता हो। ठीक है, डिटरमिनर के बाद अगर देखो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड है, या किसी डिटरमिनर के बाद अगर कोई वर्ड है, ठीक है, या किसी एडजेक्टिव के ठीक बाद कोई वर्ड है, तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड नाउन होगा। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड नाउन होगा, ये नाउन होगा। इन सभी जगहों पे आने वाले वर्ड जो होते हैं ना, ये नाउन होते हैं। अगर इनके पोजीशंस पे आते हैं कोई वर्ड, तो ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। पहली बात तो ये नाउन पकड़ने का आइडिया। नाउन पकड़ने का और भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कभी भी अगर किसी वर्ड का रिप्लाई व्हाट से आता है, या हु से आता है, या फिर रिप्लाई हुम से आता है, रिप्लाई अगर व्हाट से आए, हु से आए या हुम से आए, तो समझ जाना कि वो जो वर्ड है ना, वो नाउन है। ठीक है, जिस वर्ड का भी रिप्लाई व्हाट, हु और हुम से आए, मतलब वो जो वर्ड है वो नाउन है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान देना। ही ब्रॉक, उसने तोड़ दिया। अब क्वेश्चन करो, उसने क्या तोड़ा? उसने तोड़ दिया, उसने क्या तोड़ा? व्हाट डिड ही ब्रेक, व्हाट डिड ही ब्रेक? तो आंसर क्या मिलेगा? फास्ट। तो ये चूंकि फास्ट वर्ड जो है, ये किसका रिप्लाई है? ये व्हाट का रिप्लाई है, पहली चीज। दूसरी बात है कि ये वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब ही सब्जेक्ट है, ब्रॉक वर्ब है, और वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे आने वाला वर्ड भी नाउन कहलाता है। तो फास्ट यहां पर क्या काम कर रहा है? यहां पर इस सेंटेंस में फास्ट जो है ये नाउन का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। देखो कभी कभी किसी पेपर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्स में देखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको सेंटेंस दे देगा और पूछेगा द वर्ड फास्ट एज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ऐसे देख करके मत बोल देना कि हाँ फास्ट तो एडजेक्टिव होता है, तो हम इसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। केवल किसी के चेहरे पे नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है कि सेंटेंस में उसका फंक्शन चेंज हो गया हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस यहां से आते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, एडवर्ब। देखो तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान देना, ये फोर्थ नंबर सेंटेंस में क्या, ही डिसाइडेड टू फास्ट फॉर 24 आवर्स। उसने डिसाइड किया कि वो फास्टिंग रखेगा 24 घंटे, 24 आवर्स वो फास्टिंग रखेगा। तो यहां पर फास्ट किस जगह पे आ रहा है? देखो अगर कोई वर्ब पहले से यूज हुआ है, उसके बाद दूसरा कोई वर्ब इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज होता है। इन्फिनेटिव का मतलब है कि टू, और टू के बाद फिर से वर्ब आ जाता है, और वर्ब कैसा आता है? V1 आता है। ठीक है, तो टू के बाद आने वाला जो पार्ट, जो वर्ड होता है ना, वो वर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहां पर देखो उसने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया? कि वह 24 आवर्स फास्टिंग रखेगा। तो फास्ट यहां पर एक एक्शन शो कर रहा है, और ये टू के बाद आ रहा है, तो टू के बाद वर्ब ही आएगा। यहां पर अगर इन्फिनेटिव का पार्ट है तो वर्ब ही आएगा। तो यहां पर जो फास्ट है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक एक्शन शो कर रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है फास्ट, पहले वाले सेंटेंस में ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, दूसरे वाले सेंटेंस में ये काम कर रहा है एडवर्ब का, और तीसरे वाले सेंटेंस में ये काम कर रहा है नाउन का, और चौथे वाले सेंटेंस में ये काम कर रहा है वर्ब का। तो वर्ड सेम है, वर्ड कोई अलग अलग नहीं है, और इस वर्ड का कहीं से भी इसका कोई फॉर्म भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फंक्शन चेंज हो जा रहा है, अलग अलग सेंटेंस में फंक्शन चेंज हो जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कभी भी इंग्लिश रट करके मत पढ़ो। रट कर पढ़ोगे जिस तरह से स्कूल में रट करके पढ़ाए गए, नाउन का डेफिनेशन तो इतना बड़ा रटवाया गया स्कूल के टाइम पे ना कि आज तक याद है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल, इतना लंबा डेफिनेशन कभी कोई काम नहीं हो, डेफिनेशन कभी काम नहीं करता है। डेफिनेशन किसी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। हाँ, ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नाउन, लेकिन डेफिनेशन ऑफ नाउन नहीं। व्हाट इज नाउन का मतलब आप कैसे भी बोलिए उसको, लेकिन सिंपलेस्ट वे में बोलिए। बात समझ हमारी। डेफिनेशन का मतलब वो नहीं जो हमें स्कूल में रटवाया गया। डेफिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिफाइन करना, और हर इंसान एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए फंक्शन पे बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आइए बैक पे बात करते हैं। देखो अब देख सकते हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि बैक का यूज कितने तरीके से हो सकता है सेंटेंस में। तो देखो पहली बात क्या है, पहला सेंटेंस में वी टुक द बैक एंट्रेंस। तो एंट्रेंस क्या है? ये नाउन है। सर कैसे नाउन है? हमको तो नहीं पता चल रहा है कि एंट्रेंस है। ये बैक कैसे, मतलब ये एंट्रेंस कैसे नाउन है? तो मैंने आपको बताया था नाउन वाले चैप्टर में, जिस वर्ड के लास्ट में ANCE होता है ना, ऐसे वर्ड नाउन होते हैं। नहीं बताया तो बताओ मुझे, ठीक है? क्या मैंने ये नहीं बताया कि जिस वर्ड के लास्ट में ANC होता है वैसे वर्ड नाउन होते हैं? तो इसका मतलब है कि एंट्रेंस जो है ये नाउन है, ठीक है? एंट्रेंस का मतलब भाई प्रवेश द्वार, जहां से हम लोग एंट्री करते हैं। लेकिन एंट्रेंस की खासियत क्या है कि ये बैक है, बैक वाले एंट्रेंस। कौन से एंट्रेंस? बैक वाले एंट्रेंस। तो बैक किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे ये वर्ड क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? तो यहां पर बैक एडजेक्टिव है। उसके बाद देखो आई एम गोइंग बैक टू माई होम। अब देखो ये जो बैक है ना, ये गोइंग को मॉडिफाई कर रहा है। गोइंग क्या है? वर्ब है। गोइंग क्या है? वर्ब है। और जो भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है वैसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर बैक जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं तो ही हिट मी ऑन माई बैक। उसने मुझे मेरे बैक पे यानी मेरे पीठ पर हिट किया, मेरे पीठ पर वार किया, मेरे पीठ पर मारा, ठीक है? तो यहां पर देखो माई के बाद आ रहा है, और माई एक तरह से पजेसिव एडजेक्टिव है और एक तरह से डिटरमिनर भी है। तो मैंने क्या बताया? डिटरमिनर या पजेसिव एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड क्या होता है? ये वर्ड नाउन होता है। तो यहां पर चूंकि ये जो है ना बैक, ये माई के बाद आ रहा है, तो माई, ये बैक क्या? ये नाउन है। तो यहां पर बैक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो फोर्थ नंबर सेंटेंस में क्या? वी शुड ऑलवेज बैक गुड पीपल। हमें हमेशा अच्छे लोगों को बैक करना चाहिए। बैक करना चाहिए मतलब यहां पर क्या हो गया? यहां बैक का मतलब हो गया सपोर्ट करना, सपोर्ट करना या इनकरेज करना, किसी को इनकरेज करना, हौसला बढ़ाना या किसी का समर्थन करना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो बैक है ना, यहां से किसी एक्शन के बारे में पता चल रहा है, सपोर्ट करना। तो ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। और इसलिए भी वर्ब है क्योंकि मॉडल वर्ब शुड के बाद भी आ रहा है। तो मॉडल वर्ब के बाद या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा तो ऑब्वियसली वो वर्ब ही होगा, ठीक है? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अकेले यूज नहीं होता है। तो यहां पर ये क्या है? बैक, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बैक जो है पहले वाले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तीसरे वाले सेंटेंस में ये नाउन का काम कर रहा है, और चौथे वाले सेंटेंस में ये वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया, ठीक है? समझ में आ गया? सर रेनिन मार्टिन में जो बाद के टॉपिक्स हैं बुक 2 में, ठीक है? बुक 2 में मेरा मतलब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एडजेक्टिव क्लॉज, etc, वो क्या आप कवर करोगे? ठीक है, जरूर कवर करूंगा, लेकिन टाइम लगेगा। आप बोलोगे कि सर के लगातार आप क्लास लेकर के ख़त्म कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं टाइम टू टाइम क्लास लेता रहूँगा, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, उसके बाद डाउन के बारे में जानते हैं। देखो डाउन वैसे देखने से क्या लगता है? डाउन लगता है केवल ये एक प्रेपोजिशन हो सकता है, इसके बाद और तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है? हाँ एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे हम।
तो डाउन देख करके आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि ये केवल एक प्रेपोजिशन हो सकता है, लेकिन किसी भी वर्ड का एक ही फंक्शन हो, हमेशा ये बात मान करके मत चलना, हमेशा कुछ स्कोप रखना कि हाँ बस मैं ही इतना जानता हूं या जानती हूं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका फंक्शन ये है। लेकिन हमेशा इसका दूसरा साइड भी हो सकता है कि ये जो वर्ड है ये कई तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। तो हमें हमेशा सेंटेंस पे डिपेंड करना चाहिए कि सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। देखो अभी जो सेंटेंस हमारा पहला एग्जांपल है, द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। अब देखो गोइंग क्या है? वर्ब है, और ये कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। मतलब ये एक तरह से क्या है? ये डाउन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है? एक बात मैं और बता देता हूं, जो भी वर्ड व्हेन का जवाब दे, जो भी वर्ड व्हेन का रिप्लाई हो, वेयर का रिप्लाई हो, ठीक है, वेयर का रिप्लाई हो, या हाउ का रिप्लाई हो, ठीक है, वाई का रिप्लाई हो, तो समझ जाना कि ये जो वर्ड है ना ये एडवर्ब है, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब पहचानने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो इसका जवाब दे। तो देखो यहां पर कि टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर पूछो कहां जा रहा है, तो डाउन में जा रहा है, मतलब घट रहा है। कहां जा रहा है? वेयर। वेयर देखो, वेयर का मतलब क्या हुआ? कहां। तो जो वेयर का रिप्लाई करे वो एडवर्ब होगा। तो यहां पर डाउन क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब किसी वर्ब को दूसरे एडजेक्टिव को, या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला सेंटेंस क्या है, दे वॉक डाउन, दे वॉक डाउन द स्ट्रीट, दे वॉक डाउन द स्ट्रीट। अब देखो यहां पर जो है ये डाउन किसका काम कर रहा है? ये रिलेशन बता रहा है। उसने वॉक किया, उसने वॉक किया, तो उसका वॉक करने का रिलेशन किस चीज से है? स्ट्रीट से। भाई वॉक तो कहीं भी कर सकता है, वो वॉक तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका रिलेशन क्या दिखा रहा है? स्ट्रीट। तो उसने स्ट्रीट पे वॉक किया। तो कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन के पहले आता है और वही वर्ड उस नाउन को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करवाने का काम करता है, तो वो प्रेपोजिशन होता है। तो यहां पर जो डाउन है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। देखो स्ट्रीट क्या नाउन है, और प्रेपोजिशन जनरली कहां पर आते हैं? किसी नाउन के पहले आते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। क्यों आते हैं? उस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करवाने के लिए, सेंटेंस में मौजूद दूसरे वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करवाने के लिए। तो इस स्ट्रीट का रिलेशन किसके साथ करवाया जा रहा है? वॉक से। वॉक क्या है? वर्ब है, यानी कि वर्ब से रिलेट करवाया जा रहा है। और यहां पर जो नाउन है और ये वर्ब है, तो नाउन और वर्ब के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है? तो ये डाउन कर रहा है। तो इसलिए डाउन क्या है? ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना, इसका काम होता है रिलेशन बताना, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? He made a down payment on a house। अब जब हम लोग कुछ चीज परचेज करते हैं तो हम लोग इनिशियल अमाउंट दे करके भी उस चीज को परचेज कर लेते हैं, बाकी बाद में हम लोग देते रहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे। तो हम लोग सबसे पहले डाउन पेमेंट उसको पे करते हैं, है ना। डाउन पेमेंट में कुछ अमाउंट होती है। तो देखो यहां पर बात हो रहा है पेमेंट का, यहां बात हो रहा है पेमेंट का। तो पेमेंट क्या है? नाउन है। अब मुझे बताना कैसा पेमेंट? तो डाउन पेमेंट। कैसा पेमेंट? डाउन पेमेंट। तो ये डाउन जो है, ये पेमेंट जो कि नाउन है उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे देखो क्या है, वी विल डाउन द एनिमी प्लेन विद आवर मिसाइल। अब देखो यहां डाउन का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले क्या है कि वी सब्जेक्ट है और विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो वर्ड क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। तो यहां पर डाउन जो है ये वर्ब का काम कर रहा है। सर वर्ब का जब काम करेगा तो डाउन का मतलब क्या होगा? वर्ब का जब काम करेगा तो डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे गिरा देना, किसी को या किसी चीज को नीचे गिरा देना। तो क्या बोल रहा है? अब जैसे भी गिराना, मार के गिराना, अटैक करके गिराना, जैसे भी गिराना, बस नीचे गिरा देना, उसको जमीन पे गिरा देना। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग जो दुश्मन की जो प्लेन है ना, जो आसमान में उड़ रहा है, उसे हम लोग अपने मिसाइल से मारकर नीचे गिरा देंगे, मिसाइल से मारकर नीचे गिरा देंगे। तो यहाँ डाउन का मतलब हो गया नीचे गिरा देना, ठीक है, किसी को ग्राउंड कर देना। तो यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद देखो अगला सेंटेंस क्या है, एवरीवन हैज अप्स एंड डाउन्स। हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो क्या होते हैं? अप्स एंड डाउन्स। और जो क्या का जवाब होता है ना, वो नाउन होता है। तो उस क्या के जवाब में एक तो अप्स भी आ रहा है और एक डाउन्स भी आ रहा है। तो यहां पर अप्स भी नाउन है
और डाउन्स भी नाउन है, और नाउन इसलिए भी है क्योंकि डाउन में एस लगा हुआ है, और हम एस या एस किस में लगाते हैं, नाउन में लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो डाउन जो है फर्स्ट में क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। सेकंड में डाउन प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। उसके बाद ये थर्ड में जो डाउन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पेमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद यहां पर जो डाउन है ये वर्ब का काम कर रहा है, इसमें ये जो डाउन है ये वर्ब का काम कर रहा है, और इसमें जो डाउन है ये नाउन का काम कर रहा है, इसमें ये नाउन का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो आप देख रहे हो कि कैसे एक वर्ड को कितने तरीके से यूज किए जा सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर बट का यूज, जहां तक मुझे लगता है कि आपको बट के बारे में केवल एक ही मीनिंग पता होगा अभी तक, केवल एक ही चीज जानते हैं। आप जानते हैं कि बट का मतलब होता है लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, ठीक है। लेकिन इसके अलावे दो मीनिंग इसका और होता है। आप लोग बताइए कि बट के कितने मीनिंग के बारे में आप जानते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि बट के कितने मीनिंग होते हैं। सबसे पहले बट का हम यूज करते हैं दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ने के लिए। बट एक को रिलेटिव, बट जो है कोरिलेटिव नहीं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कैसे याद रखें। तो बट एक कंजंक्शन का काम करेगा दो सेंटेंसेस यानी कि दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बट जो है ये दो क्लाउजेस को यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला सेंटेंस क्या है, शी वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रेनिंग, बट इट वाज रेनिंग। तो यहां पर दो सेंटेंस हो गए, एक तो इट वाज रेनिंग हो गया और एक हो गया शी वांटेड टू गो आउट। और ये दोनों ही क्लाउजेस को किसने जोड़ा, इसने जोड़ा, बट ने जोड़ा। तो बट यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है, और जो जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, वो कंजंक्शन होता है। तो यहां पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। कैसा कंजंक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया? और इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहां अगर कंजंक्शन है तो इसका मीनिंग हो रहा है लेकिन, इसका मीनिंग हो रहा है लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। तो वह बाहर जाना चाहती थी लेकिन इट वाज रेनिंग, लेकिन वर्षा हो रही थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताना जो सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है, सेकेंड सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। और बट का स्पेशली यहां पर बट का क्या मीनिंग है, यहां पर बट का क्या मीनिंग है, ठीक है, बताइएगा यहां पर बट का क्या मीनिंग है। अच्छा, बट एडजेक्टिव है, ऐसे कुछ भी, अरे भाई फंक्शन को बढ़िया से देखो, ऐसे कुछ भी मत बताइए, फंक्शन को बढ़िया से देखिए, ठीक है। हाँ, तो देखो यहां पर बट का क्या मीनिंग होगा, यहां पर बट का मीनिंग होगा, देखो बट का यहां पर जो मीनिंग है ये है एक्सेप्ट। यहां बट का मीनिंग है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और जब भी बट का मीनिंग एक्सेप्ट हो, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर, को छोड़कर, या के सिवाय, या के अलावे। बात समझ में आ रही है? तो जब भी बट का मीनिंग एक्सेप्ट होगा तो इस तब समझ जाना कि यहां पर बट जो है ना ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। बट जो है वो कंजंक्शन का नहीं, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। जब भी बट, अगर बट का मीनिंग एक्सेप्ट होगा यानी के अलावे, को छोड़कर, तो समझ जाना कि ये बट जो है ये प्रेपोजिशन है। और यहां पर भी मीनिंग इसका वही है, जैसे नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है। तो यहां पर बट का मतलब हुआ एक्सेप्ट, मतलब और कोई नहीं, यानी और कोई नहीं, मतलब बहादुरों के अलावे, मतलब ब्रेव लोगों के अलावे और किसी को सम्मानित नहीं किए जाते हैं। और किसी को मतलब केवल बहादुर लोग ही फेयर यानी कि अवार्ड वगैरह, हमारी तारीफ, हमारी प्रशंसा को डिजर्व करते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे मैं बोलूंगा नन बट राहुल कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो राहुल को छोड़कर और कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो यहां पर ब्रेव लोगों को छोड़कर और किसी को सम्मानित नहीं किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बट का मतलब, यहां पर बट का मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, यानी को छोड़कर। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहां पर बट का क्या मीनिंग है,
यहां पर बट का क्या मीनिंग है, यहां पर बट का क्या मीनिंग है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलो हो सकता है कि कभी कभी आप इसके बारे में जानते होंगे कि बट का मतलब एक्सेप्ट भी होता है, लेकिन इसका बता दो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता देना कि यहां पर बट का क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ करके बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, और दूसरी बात इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी बता देना कि यहां पर बट क्या है, एक कंजंक्शन है, एक प्रपोजिशन है, या कुछ और है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर ये सोच रहे हैं कि इसका मीनिंग ये होगा कि देयर वॉज नो वन बट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, इसका मतलब क्या होगा कि देयर वॉज नो वन बट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मतलब कि कोई नहीं था लेकिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसका क्या मतलब हो गया, ये तो नॉनसेंस हो गया कि कोई नहीं था लेकिन उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप समझ रहे हैं कि बट का मतलब है लेकिन, तो गलत है। यहां पर बट का मतलब है हु नॉट, यहां पर बट का मतलब है हु नॉट, यहां पर बट का मतलब है हु नॉट, और यहां पर बट जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहां पर जो बट है ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, और वो भी कैसा प्रोनाउन, ये देखो ये जो बट है ना, ये नो वन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो बट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, हु नॉट। तो इसका मतलब समझे। अब ये भूल जाओ कि यहां पर बट लगा हुआ है, अब इसको ये ध्यान में रखो कि यहां पर हु नॉट लिखा हुआ है, यहां सेंटेंस में ये हु नॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि कौन ऐसा नहीं था जिन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, उसको बधाई नहीं दिया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। मतलब इस सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से हम रीस्ट्रक्चर करें तो इसका मतलब हो जाएगा कि एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मतलब ऐसा कौन नहीं था जिसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। तो इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, हर कोई उसे हर किसी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो देखो बट जो है, बट कंजंक्शन के अलावे ये एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, मतलब एक प्रोनाउन का ही काम करता है। ठीक है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो कभी कभी जब आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो बोलते हैं सर पढ़ते हैं बट कभी कभी समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आप लोगों को जो है ना, आप लोग थोड़ा थोड़ा मीनिंग सबका जानते हैं, ज़्यादा मीनिंग नहीं जानते हैं। आप लोग एक ही मीनिंग जानते हैं और उतने में आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अरे हम तो इसका मीनिंग जानते हैं। बट एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, उस पर आप रिसर्च नहीं करते हैं, उसको समझने का कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए आपको कभी कभी इंग्लिश पढ़ते वक्त कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती है। तो इसलिए अपने दायरा को बढ़ाइए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, अब इसका बता देना, अब इसका बताना जो यहां पर लव लिखा हुआ है, पहले वाले सेंटेंस में लव का क्या फंक्शन है? पहले वाले सेंटेंस में लव वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है बताइएगा? पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में क्या है? ठीक है, चलो जी। तो देखो पहले वाले सेंटेंस में ये जो वी है ना, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहां पर ये वर्ब है, यहां पर ये वर्ब है। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस में जैसे वी लव आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ करना का सेंस मिल रहा है, मतलब ये वर्ब है। लव यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में लव जो है ना, ये वर्ब है। दूसरे वाले सेंटेंस में अगर देखा जाए तो लव चेंजेस पीपल, प्यार जो है ना लोगों को बदल देते हैं। तो यहां पर पूछो कि क्या ऐसा चीज है जो लोगों को बदल देते हैं, व्हाट चेंजेस पीपल। तो व्हाट का रिप्लाई में क्या आएगा, ये लव आएगा। मैंने क्या बताया, जो व्हाट का रिप्लाई हो, हु का रिप्लाई हो, हुम का रिप्लाई हो, वैसे वर्ड नाउन का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पे भी आया है, और सब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, नाउन आता है। तो इस वाले सेंटेंस में जो लव है ना, ये नाउन का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले सेंटेंस में क्या है, थर्ड वाले सेंटेंस में जैसे ही शेयर्ड हिज लव स्टोरी, तो स्टोरी क्या है भाई, नाउन है। स्टोरी क्या है, नाउन है। तो उसने किस तरह का स्टोरी मुझे शेयर किया, उसने किस तरह का स्टोरी शेयर किया।
तो भाई लव स्टोरी शेयर किया, तो लव किसको क्वालिफाई कर रहा है, लव किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेम वर्ड है लव, जो कि यहाँ पर काम कर रहा है वर्ब का, पहले सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में ये नाउन का काम कर रहा है, और थर्ड सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो यहां पर मैंने कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स लिए थे सेंटेंस के, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे कोई वर्ड के फंक्शन चेंज हो सकते हैं, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे। और उसके बाद अगर मैं बुक का बात करूं तो बुक में छोटा छोटा वर्ड बहुत सारा है, जिसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूसेज दिखाया गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप बुक उस चैप्टर को, अगर इस चैप्टर को के बारे में और जानना है तो आप बुक में भी गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। मतलब मैं सारे लिस्ट को यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ अपना भी तो मेहनत किया करो, सब कुछ हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, बस चैप्टर का नाम हमने वही लिया जो वहाँ पर चैप्टर मेंशन है, और एग्जाम्पल मैंने आपको अपने तरफ से दिया, और अच्छे एग्जाम्पल दिया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 43 भी खत्म हो गया है, और इसके साथ साथ जो हमारा बुक 1 था ना, ये हो गया है कंप्लीट। बुक 1 हो गया है कंप्लीट। रह गया बुक 2। तो बुक 2 को भी हम टाइम टू टाइम इसको कवर करेंगे, इस पे भी वीडियोस बनाएंगे। आपके बहुत रिक्वेस्ट है कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में आपके कमेंट आजकल नहीं आ रहे, पहले ठीक आप लोग कमेंट करते थे, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट किया कीजिए। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।